नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अभय दुबे जी से मैंने बातचीत की और उसमें ईरान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर, राघव चड्ढा जिनको लोग चड्डी चड्डी कह रहे हैं उनकी बेइज्जती को लेकर, और क्या होगा भाजपा की राजनीति का, इसको लेकर विस्तार से बातचीत है, रोचक बातचीत है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। पिछले 1 सालों में देखूं मैं या 2 साल में, मुझे याद नहीं कि इतनी फजीयत किसी की हुई हो जितनी राघव चड्ढा की हो गई। मतलब इतने ज्यादा मीम बन रहे हैं और जितनी यंग जनरेशन है वो भी इतना गरिया रही है राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा ने अगर सोचा होता, कल्पना की होती पूरे देश भर में इतनी फजीयत होगी, तो शायद राघव चड्ढा कितना भी लालच होता, कितने भी करोड़ों का लालच होता, इतनी बड़ी डील करते नहीं। सबसे बड़ी बात ये पोल पट्टी खुल गई कि राघव चड्ढा के जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर थे, जिन पे वो इतराया करते थे, वो फर्जी निकले। बहुत बड़ी संख्या में लाखों फर्जी निकले। खोल के देखा लोगों ने, किसी जो उनको फॉलो कर रहा है उसका 0 फॉलोअर, यानी फेक अकाउंट बना हुआ था। कई एजेंसियां ऐसी हैं जो इस तरह के फॉलोअर्स लाखों हजारों लाखों बेचा करती हैं। ये पोल पट्टी भी खुल गई कि अपनी संख्या, बड़ी संख्या दिखाने के लिए राघव चड्ढा 0 फॉलोअर जिनके हैं उनको भी फॉलो करा रहे हैं। यानी भरपूर पैसा खर्च कर रही है बीजेपी शायद कि राघव चड्ढा की इज्जत बची रहे। लेकिन चड्ढा चड्डी पूरे सोशल मीडिया पे यही भरा हुआ है। बड़े बड़े गंभीर किस्म के लोगों ने, जिनसे उम्मीद नहीं की जाती, वो भी ये कह रहे हैं। राघव चड्ढा के लिए लोग कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने MP नहीं बनाया होता तो 7 जन्म में परिणीति चोपड़ा इनसे शादी भी नहीं करती। और बेचारे ने जो सफाई दी उससे बीजेपी का नाम तक नहीं लिया। लोग कह रहे हैं कि अरे भैया, इतनी तो नए नए शामिल हुए, नाम तो ले लो। हालांकि सदस्यता बच गई है, वो तो बचनी भी थी जब बीजेपी ने ज्वाइन कराया है। लेकिन जो फजीयत हुई है, क्या आने वाले टाइम में राघव चड्ढा इस फजीयत से उबर पाएंगे? जो बयान दिया है वो भी बड़ा नाटक भरा बयान दिया है और एक भरोसा थोड़ा है लोगों का, राघव चड्ढा का, अन्य लोगों का। क्या लगता है आपको, इस फजीयत के बाद राघव चड्ढा का भविष्य क्या होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी कोई गारंटी नहीं है कि उनकी सदस्यता बचेगी ही। ठीक है, उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा के सभापति हैं उन्होंने स्वीकार कर ली है, उन्होंने इसे विभाजन स्वीकार कर लिया है और वो उन्होंने भाजपा का सदस्य घोषित कर दिया है, भाजपा में मर्जर, भाजपा में विलय घोषित कर दिया है। लेकिन अभी इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राज्यसभा के सभापति का जो आदेश है उस आदेश के खिलाफ फैसला नहीं देगा। ये भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है। लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वकील भी जाएंगे, उनके बड़े बड़े वकील लड़ेंगे ये बात, तो उससे देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज की व्याख्या कैसे करता है और इससे भी एक नजीर कायम होगी और हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, उसमें न्यायपालिका की भूमिका क्या है, सत्ताधारी दल की भूमिका क्या है, विपक्ष कैसे इस मसले से टकराए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये 10वीं बार है, 9वीं बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने किसी पार्टी के MP या MLA को तोड़कर अपनी राजनीतिक गोटी लाल की है। ये तो पूरा एक लिस्ट है मेरे पास, जिसमें आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि कौन से प्रदेश में 2016 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। 14 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, 2016 सिलसिला शुरू हुआ था। कई प्रदेशों में ऐसा घटित हो चुका है। हर जगह ऐसा भाजपा करती रहती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि राघव चड्ढा पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोशल मीडिया पे उनकी खिंचाई कैसे हो रही है। राघव चड्ढा पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उन पे इस बात का फर्क पड़ता होता, अगर उनको कुछ हया शर्म होती, कोई लज्जा होती, तो वो ऐसा करते ही नहीं जो उन्होंने किया। देखिए, आज उन्हीं 7 सांसदों में एक सांसद है साहनी का एक बड़ा इंटरव्यू आया है इंडियन एक्सप्रेस में, करीब 1/4 पेज से ज्यादा का इंटरव्यू है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि दरअसल राघव चड्ढा और संदीप पाठक, इन 2 लोगों ने उन लोगों से संपर्क किया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए। सबसे बाकी जो 5 हैं जो उनसे संपर्क उन्होंने किया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, और उनको आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए इन्हीं 2 ने मनाया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने इन 2 का ही इस्तेमाल किया। इन दोनों का स्वार्थ ये था कि अगर अकेले छोड़ते हुए भाजपा में जाते तो सदस्यता चली जाती, इसलिए 7 को तोड़ना जरूरी था ताकि कानूनी रूप से बच सकें। फिर तो उपराष्ट्रपति महोदय भी, जो राधाकृष्णन है, वो भी नहीं इनके पक्ष में कोई फैसला दे पाते अगर ये 2 लोग केवल छोड़ के जाते। इसलिए इतने दिनों तक ये रुके रहे और उसके बाद में 3 लोग, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक और राघव चड्ढा,
ये तीनों छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। बाकी जो 4 हरभजन सिंह हैं उनमें और 3 व्यापारी हैं, बाकी लोग जो हैं उनको उन्होंने बनाया इसके लिए कि आप 7 ताकि 7 की संख्या हो जाए। अच्छा, अब ये सब हो गया। अब प्रश्न ये है अब आगे क्या होगा? ये महत्वपूर्ण बात ये है। राघव चड्ढा का जो भी बदनामी होनी थी वो हो चुकी। कितने दिन चलेगी बदनामी? थोड़े दिनों बाद लोग गरियाना बंद कर देंगे क्योंकि तब तक देर हो जाएगी, बहुत ज्यादा घटनाक्रम आगे बढ़ जाता है और ऐसे लोगों की चमड़ी थोड़ी मोटी होती है, उस पर असर नहीं होता, गालियों का और व्यंग्यों का और छीटाकशी का ये सब असर नहीं होता। अब इन लोगों का इस्तेमाल होगा भगवंत मान की सरकार तोड़ने में। और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त तो इस उम्मीद में है कि बंगाल में चुनाव जीत जाएगी, कोशिश तो वो कर रही है पूरी। बंगाल में चुनाव जीत जाएगी तो मोदी जी की टोपी में एक बहुत बड़ी कलगी लग जाएगी। अच्छा, ज्यादा संभावना ये भी है कि बंगाल में चुनाव न जीत पाए। ममता बनर्जी बहुत ताकतवर प्रतिद्वंदी है, आसानी से तो उनको हराना बहुत मुश्किल है। तो बंगाल में भाजपा अगर चुनाव नहीं जीत पाई और अगर उसके परिणाम ऐसे हुए जिसपे भाजपा ये ना कह सके कि हम इस पे इन परिणामों पर गर्व करते हैं, भले ही हम चुनाव, भाई पिछली बार तो उन्होंने कहा था 200 पार का नारा दिया था, 77 रह गए, तो तर्क ये था कि भाई हमने तो हमारे तो 77 हो गए, हमारे तो बढ़ गए, ये तर्क दिया गया था। अब वो तर्क नहीं चलेगा। अब तो या तो इन्हें बहुत अनूठा प्रदर्शन करना होगा भाजपा को, या तो चुनाव जीतना होगा या चुनाव जीतते जीतते रह जाना होगा। इसके बिना भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती होना तय है। नरेंद्र मोदी की और अमित शाह सबकी बेइज्जती होना तय है। या 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ममता बनर्जी को चुनाव में नहीं हरा सकते तो जरूर ही इन लोगों का कुछ ना कुछ तो खिल्ली उड़ेगी और इनकी जो ताकत, दावेदारी, जो डींगे हैं, इनमें लोगों का विश्वास हिलेगा। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को पहले से अंदाजा लगा के इन लोगों ने भविष्य की एक घटना जो कि बंगाल की पराजय से लोगों का ध्यान हटा दे, उसकी तैयारी कर रखी है। और वो है बंगाल में भगवंत मान की पंजाब में भगवंत मान की सरकार गिराना। इसकी तैयारी, और उसमें राघव चड्ढा और संदीप पाठक का जमकर इस्तेमाल होगा। क्यों इस्तेमाल होगा कि जब वहां टिकट बांट रही थी आम आदमी पार्टी तो इन्हीं दोनों के जरिए टिकट बांटा गया था। ये सारे एमएलए जितने विधायक हैं सबके संपर्क में हैं। कहा जाता है कि 92 टिकट तो संदीप पाठक ने ही अपने हाथ से बांटे थे, बाकी टिकट राघव चड्ढा ने बांटे। देखो यही दो लोग थे ना जो पूरा वहां कामकाज संभाल रहे थे। बाद में भगवंत मान की सरकार चलाने में भी इन लोगों को बैठाया गया वहां पर। राघव चड्ढा को सुपर सीएम बना के बैठाया गया, संदीप पाठक को भी एक दफ्तर दिया गया, वो भी राय मशवरा करते थे, अफसरशाही के साथ में रब्त जब्त रखते थे अपना, ये सब होता। तो अब स्थिति यह है कि ये लोग इस वक्त, इनकी कोशिश ये है कि कम से कम 66 या 70 विधायकों से संपर्क करें और उनको तैयार करें फोड़ने के लिए कि एक मुश्त वो उससे अलग हो जाए पूरे के पूरे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पिटारे में बहुत तरह तरह की चालें होती हैं। ये एक ऐसा पिटारा है जिसमें जो तिकड़में और चालें हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। रवनीत सिंह बिट्टू जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उनको क्यों बनाया गया था केंद्रीय मंत्री? अचानक आप सोचिएगा भाई कैसे अचानक पंजाब से एक एमपी को उठा के जो है वो उन्होंने केंद्र में मंत्री बना दिया भारतीय जनता पार्टी। क्यों बना दिया गया? और वो राहुल गांधी से उसकी दिन रात झपट होती रहती है। ये बंदा दरअसल भगवंत मान का करीबी है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि जब कभी मौका आएगा तो भगवंत मान से कोई चैनल खोल में रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तेमाल किया जाए मध्यस्थता करने में। तो भाजपा ने तरह तरह की पेशबंदी कर रखी है, तरह तरह के मोहरे बैठा रखे हैं वहां पर। इसी तरह भाजपा पूरी कोशिश कर रही है, हम लोगों तक तो ये खबर नहीं आती है कि पंजाब का एक सिख जाट तो भाजपा को सख्त नापसंद करते हैं। भाजपा के पास कोई नेता वेता भी नहीं है सिख जाटों को अपनी ओर खींचने के लिए डंका। लेकिन भाजपा ये समझती है कि पंजाब का जो गरीब दलित सिख है, 33-34% आबादी है बहुत बड़ी, वो गरीब दलित सिख जो कि बहुत सारे डेरे हैं, उन डेरों के प्रभाव में रहता है। बड़े बड़े डेरे हैं। तो उनमें से अभी एक डेरे के जो गुरु थे उनको मोदी सरकार ने पद्मश्री दे दिया था।
आमतौर पे ये राम रहीम की चर्चा होती रहती है, लेकिन राम रहीम तक ही नहीं है पंजाब में डेरों की राजनीति। पंजाब में डेरों की राजनीति बहुत बड़ी और बहुत जबरदस्त है। और मोदी जी भी गए थे उसके आश्रम में खुद भी। तो मोदी जी की कोशिश है कि हिंदू व्यापारी जो हैं, जो पारंपरिक रूप से भाजपा के समर्थक हैं वहां पर, जहां से भाजपा अकाली दल के साथ में जब गठजोड़ में होती थी तो कुछ सीटें जीतती थी उन लोगों के बीच में से। अभी तो केवल 2 सीटें जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने। तो वो अब भाजपा चाहती है कि वो जो हिंदू व्यापारी हैं शहरी, उनके साथ में अगर दलित सिख जो हैं, दलित सिखों का एक हिस्सा जुड़ जाए तो भारतीय जनता पार्टी को पंजाब की राजनीति में अपना एक आधार मिल जाएगा। अगर वो किसी तरीके से 30 से 40 सीट जीतने की स्थिति में भाजपा आ जाए, मतलब कम से कम इतने उसके पास वोट हों जहां पे वो दांव लगा सके, 30 से 40 सीट जीतने के दांव लगा सके, तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब की राजनीति में एक बड़ी खिलाड़ी बन जाएगी। और उसको उम्मीद है कि राघव चड्ढा और ये सब लोग, संदीप पाठक और ये जो नए व्यापारी किस्म के राज्यसभा के एमपी बीजेपी में गए हैं, ये सब लोग उसकी इस काम में मदद करेंगे। तो भाजपा अच्छा वाले भाई इस जी, लगे हुए हैं और अच्छा राघव भाई जी, चड्ढा का ये यही इस्तेमाल होगा। और आप देख रही ये इस इस्तेमाल की कहानी भी बहुत जल्दी खुल के हम लोगों के सामने आ जाएगी। अच्छा भाई जी, एक वैचारिक पृष्ठभूमि हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। बौद्धिक प्रकोष्ठ चर्चा करते थे, बातचीत करते थे, संघ भी शामिल होता था, संघ का हस्तक्षेप रहता था। लेकिन उसमें ये बड़ा दखल रहता था कि जो व्यक्ति मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उसका आचरण साफ हो, संघ का स्वयंसेवक हो, थोड़ी सी नैतिकता मर्यादा हो। वाजपेयी तो कहते थे कि अगर ऐसी सत्ता मिले तोड़ फोड़ की, तो मैं उसको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो ऐसे लोगों के मन में कभी पीड़ा आती होगी, नहीं आती होगी कि मोदी और शाह की भाजपा ने कहाँ पहुंचा दिया, इतनी पुरानी पार्टी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये सब पीड़ा आती होगी या नहीं आती होगी मन में? देखिए, ऐसे लोग सब बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, कुछ लोग उसमें मर गए हैं, कुछ लोगों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी पिछले 11-12 साल में पूरी तरीके से बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे अपना प्रसार किया जाए। उस प्रसार में विचारधारात्मक लोग हों। अब देखिए 80 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े पदों पर भारतीय जनता पार्टी में है, वो सारे के सारे दल बदल करके आए और उनको उनके बारे में ये उन्होंने कभी संयम बरतने की कोशिश नहीं की कि ये इन पर भ्रष्टाचार के आरोप ना हो। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो जानते ही हैं तमाम में, महाराष्ट्र की तो सारे दल बदल इसी किस्म के हैं, असम के दल बदल इसी किस्म के हैं। सब जो मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, ये सब लोग जो बने हुए हैं, ये सारे के सारे, इनको खुद ही भाजपा ही उनको भ्रष्ट कहती थी, लेकिन सब ये लोग जमे हुए हैं उसके ऊपर। तो अब भाजपा में इस प्रकार का कोई परहेज नहीं है किसी चीज से। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पिछले 10 साल में 10 साल तक जो सत्ताधारी संगठन रहा, उसके अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, क्योंकि संघ वाले ही कहते हैं। अब ये संघ भी पहले ऐसा संघ नहीं रहा। अब उसकी प्राथमिकता ये हो गई है कि सत्ता किस तरीके से कायम रहे, और सत्ता कायम करने के लिए जरूरी है कि भाजपा नई से नई राजनीतिक शक्तियों को अपनी ओर खींचे, अपना विस्तार करे देश के तमाम कोनों में। अब जैसे कि मान लीजिए तमिलनाडु है, अब तमिलनाडु में भाजपा के पास उम्मीदवार ही नहीं है, सारी सीटों पर लड़ाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है। अब पंजाब है, अब पंजाब में 10 महीने बाद चुनाव होगा। भाजपा आज की हालत में, भाजपा के पास 117 उम्मीदवार नहीं है अगर भाजपा पूरे 117 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब बताइए 117 उम्मीदवार कहां से आएंगे उसके पास? अचानक तो संघ परिवार के अंदर से वो स्वयंसेवक फूट नहीं पड़ेंगे कहीं से, वो तो एक लंबी प्रक्रिया के तहत होता है। उसके लिए क्या जरूरी है कि आम आदमी पार्टी के 50-60 तोड़ दिए जाएं, तो जो आम आदमी पार्टी में चर्चा चल रही है कि इतने विधायकों के टिकट कट जाएंगे, मतलब 60-70 विधायकों के टिकट कट जाएंगे। अब वो नाराज बैठे हुए हैं, तो भाजपा उनको फोड़ लेगी और उनको टिकट दे देगी। उनमें जीते हारे कुछ भी हों, उसके पास कम से कम पूरे पंजाब में लड़ने के लिए उम्मीदवार तो होंगे। उसके लिए उसे बड़े पैमाने पर दल बदल कराना जरूरी है। पूरे पूर्वी भारत में भारतीय जनता पार्टी का प्रसार कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दीक्षित स्वयंसेवकों से नहीं हुआ है। पूरा भाजपा का प्रसार ही दल बदल से हुआ है।
भीषण और भयानक निरंतर चलने वाली दल बदल की प्रक्रिया पर टिका हुआ है पूर्वी भारत में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार। उसके मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वो दल बदल करके आए हुए मुख्यमंत्री हैं, हम सब लोग उनको जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को न दल बदल से कोई परहेज है, भारतीय जनता पार्टी को न भ्रष्ट लोगों को अपने आगोश में लेने से कोई परहेज है, और न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को परहेज है, किसी को परहेज नहीं है। इन सबका अब एकमात्र कारण रहेगा, जब पार्टी छोटी होती है, राजनीति का साइज छोटा होता है, तब विचारधारात्मक शुद्धता की बातें खूब की जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे राजनीति का साइज बढ़ने लगता है, अवसर बहुत ज्यादा पैदा होने लगते हैं, उसके बाद में इस प्रकार की बातें कभी कभी की जाती हैं अपने आप को याद दिलाने के लिए, वरना उनके ऊपर अमल हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो वो सब जमाना जा चुका है, भाजपा पे इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा भाई जी, अगर बंगाल चले, बंगाल के बम्पर चुनाव का जो जादू है, जो जिन है, वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। लोग अलग अलग तरह के मत निकाल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ममता बनर्जी की आंधी है, कुछ कह रहे हैं भाजपा के पक्ष में वोट पड़ गया। ये जो अनुमान है, चूंकि किसी एक की तो लहर है, ये सामान्य वोट तो नहीं है कि 90% से ऊपर ऐसे झटके में चला गया हो। क्या लग रहा है इस लहर से क्या नतीजे आ सकते हैं, और नतीजों का देश की राजनीति पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, मुख्य तौर पर दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं, दोनों कारण एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर ये ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर है, तो ये वोट ज्यादातर भाजपा को मिल रहा है, और अगर ये वोट ज्यादातर भाजपा को मिल रहा है तो ममता बनर्जी का सूपड़ा साफ हो जाएगा और भाजपा बहुमत पे पहुंच जाएगी। इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखाई पड़ती है। दूसरा यही है कि ये वोट उन लोगों द्वारा, एक तो वोट का प्रेशर इसलिए बढ़ा है कि बहुत बड़े पैमाने पर वोट कटा है। तो वोट कटने से क्या हुआ है कि बहुत सारा वोट, जो ये 27 लाख तो अलग है, 27,15,000 तो अलग है जो संदिग्ध वोट है, और जो वोट कटा है करीबन 50-60 लाख वोट जो और कटा है, तो वो 60 लाख वोट उनका था जिनकी डेथ हो गई थी, जो जिनके नाम 2 बार थे वगैरह वगैरह, ये सब वोट था, जो अपने पते पे नहीं मिले वगैरह वगैरह, इस प्रकार का वोट था। तो अब इस प्रकार का वोट जो है वो पहले पड़ता नहीं था, पड़ता ना होने से वोटों की संख्या बढ़ जाती थी और वोट कम पड़ता था। अब उनके वोट चूंकि कट गए हैं और वोट पूरा अब तो उसकी वजह से प्रतिशत बढ़ा हुआ थोड़ा दिखता है। एक तो ये कारण है उसका। दूसरा कारण ये है कि देश भर में जो बंगाली वोटर थे, उनको लगा कि इस बार इस चुनाव में अगर उन्होंने वोट नहीं डाला तो उनको नागरिकता, हो सकता है अगले वक्त में नागरिकता का अधिकार ही न मिले, इसलिए सब वो दौड़ दौड़ के आए। जिसने किसी ने किसी को वोट दिया हो, बहरहाल वो आए और उन्होंने सब अपने वोट दिए। पहले वो लोग इतना वोट देने के प्रति उत्सुक नहीं रहते थे कि बड़ी बड़ी लंबी यात्राएं करके आए, पैसा खर्च करके आए वोट डालें। अब ये बिहार चुनाव से फैशन भी चल निकला है कि पार्टियां अपने पक्ष में दूर दूर से काम करने वाले लोगों को लाएं और वोट पड़वाएं। भाजपा भी ले गई है कई जगह से लोगों को, ममता बनर्जी की पार्टी भी कई जगह से लोगों को ले गई है, टीएमसी भी कोई पीछे नहीं है इन कामों में। तो उनको खुद भी लोग गए हैं, पार्टियां भी लोगों को ले गई हैं, और उनके भी वोट पड़े हैं। अब सवाल यह है कि किसने वोट किसको दिया, ये एक सवाल है। ये तो 4 तारीख को इसका अंतिम जवाब मिलेगा। मेरी अपनी राय यह है कि ज्यादातर वोट जो है, बढ़ा हुआ वोट जो है, वो ममता बनर्जी के पाले में गया है। उसका कारण है, इसको मैं पहले भी कह चुका हूं 4 PM के मंच पे, और इसको फिर से कहना चाहता हूं। जिन जिन लोगों से मैं बात करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, वहां से मुझे यही छवि दिखाई पड़ती है। निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी का एक वोट है जो ममता बनर्जी से नाराज है, वो भाजपा को मिला होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा SIR की वजह से जो वोट कटा है, जिन जिन लोगों के वोट कटे हैं, जिस परिवार से वोट कटे हैं 1 या 2, मैं मानता हूं कि उस परिवार के अन्य वोटर जो हैं वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। वो वोटर जो हैं वो मानते हैं कि भाजपा की वजह से उनका वोट कटा है, उनके परिवार के किसी व्यक्ति का वोट कटा है। आप सोचिए, अगर पति का वोट कट गया तो पत्नी किसको वोट देगी, या पत्नी का वोट कट गया है तो पति किसको वोट देगा, लड़के का वोट कट गया है तो बाप किसको वोट देगा। मैं एक मोटे तौर पे बता रहा हूं, जैसे हमारे परिवार में अगर किसी का वोट कट गया और हमें पता है कि हमारे इलाके के MLA की वजह से वोट कटा है, तो हम लोग तो उस MLA को दोबारा वोट देंगे नहीं। वोट कटना जो है वो एक खतरनाक संकेत है,
वोट कटना केवल ये नहीं है कि हम इस बार वोट नहीं दे पाएंगे, उसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। सब लोग जानते हैं कि अभी जनगणना होगी, जनगणना करने वाला कर्मचारी आपके पास आएगा, आपका नाम पूछेगा, आपकी बल्दियत पूछेगा, आपके पते की पुष्टि करेगा, आपकी इनकम का पता लगाएगा, आपकी जाति पूछेगा, सब पूछेगा ना आने वाला। साथ में फिर जब वो पूछेगा कि भाई आपका वोटर आई कार्ड कहाँ है, नहीं है, क्या आप वोटर हैं कि नहीं साहब, वोटर तो हम नहीं है, हमारा तो वोट अभी पता ही नहीं है कि हम वोटर हैं कि नहीं है, या हमारा तो कट गया वोटर। तो वो तो एक तरह से संदिग्ध नागरिक हो गया। हाँ, सही बात है। उसको तो बहुत तरह के आप फायदे जो मिलने वाले हैं सरकार से, वो फायदे उसको नहीं मिलेंगे। तो वो एक दूरगामी मसला है जो लोगों को बहुत खासतौर से उन लोगों को जो सरकारी तरह तरह के वजीफों पे और सहायता जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं से मिलने वाली छोटी छोटी रकमों पर सोचते हैं, सरकारी फायदे मिल जाएंगे, कुछ मिल जाएगा, कोई रियायत मिल जाएगी घर बनाने में, शौचालय बनाने में, किसी में भी, वो सब चीजों से वंचित हो जाएंगे वो लोग। ठीक बात है, असर पड़ेगा कर्ज नहीं मिलेगा, छोटा बड़ा कोई कर्ज नहीं मिलेगा किसी तरह का, वो सब वंचित। तो इसलिए बहुत इस बात को लेकर बहुत लोगों में बेचैनी है, और अगर किसी का वोट कहीं से कट रहा है तो उसके परिवार के लोग, उसके दोस्त, उसके साथी इस बात को लेकर निश्चित खुश तो हो ही नहीं सकते। भाई ये तो असंभव है कि खुश होगा, अच्छा हुआ वोट कट गया, ऐसा तो है ना, नाराज तो होंगे ही। तो नाराजगी हो सकता है, उस नाराजगी के बावजूद कुछ लोग भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन आमतौर पर उस नाराजगी से भाजपा एंटी इनकम्बेंसी के जितने वोट प्राप्त कर सकती थी वो नहीं प्राप्त कर पाएगी, मेरा ये कहना है। ये चीज SIR ममता बनर्जी की तरफ जा रही है। इसीलिए मैंने आपके मंच पर कहा भी था कि SIR दोधारी तलवार है, उसका एक धार जो है उसकी वो ममता बनर्जी को काट रही है, एक धार भाजपा को काट रही है। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल, ईरान और चचा ट्रंप के बीच जो चल रहा है उस पर आपकी क्या मानना है? भाई ट्रंप को लगता है कि उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक तो मार दिया। वो ये है कि एक तरफ से तो उसने होर्मुज बंद कर रखा है ईरान ने, तो जहां से ट्रंप के तेल भरे हुए जहाज निकलते थे वहां पर नाकेबंदी कर दी अमेरिकी जहाजों ने जाकर। वो नाकेबंदी लगातार जारी है। ईरान अगर दूसरों के जहाज नहीं निकलने दे रहा है तो ट्रंप ईरान के जहाज नहीं निकलने दे रहा है। उससे क्या हो रहा है कि भाई जो ट्रंप का, जो ईरान का तेल जाता था, रूस जाता था, दूसरी जगहों पर जाता था, वो नहीं जा पा रहा। अब मिलियन और लाखों लाख बैरल तेल जो है वो समुद्र में लदा खड़ा हुआ है। जब तक वो तेल नहीं बिकेगा, जाएगा नहीं, नया तेल कैसे जाएगा? और तेल रोज निकल रहा है। अब तेल रोज निकल रहा है तो उसका भंडारण भी करना होता है। भंडारण की क्षमता तो ऐसी तरह बताई जाती है कि इतना निकल जाएगा, इतना नया निकल आएगा। तो वो सब समस्या है। अभी ईरान बहुत कुछ है, 15-20 दिन तक वो ऐसा टक्कर ले सकता है, लेकिन वो ट्रंप का मानना है कि हम तब तक उसको रोके रहेंगे जब तक कि ईरान में जो एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा तेल का, उससे वहां संकट ना हो जाए। तो ये रस्साकशी चल रही है। ये चलती रहेगी, मुझे लग रहा है अभी तो कुछ दिन और रस्साकशी अभी कुछ दिन और चलेगी। देखो ठीक, बहुत शुक्रिया भाई जी, बहुत रूस वगैरह सक्रिय हुए हैं, उन्होंने ईरान के पक्ष में बड़ा एक स्पष्ट स्टेटमेंट दिया। देखिए क्या होता है। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, और आपने देखा कि राघव चड्ढा जो चेहरा उनका था, वो चेहरा कितना बेनकाब हो गया। सोचिए, फर्जी फॉलोअर्स बना के इतनी बड़ी संख्या बना रखी थी इंस्टाग्राम पर। अगर अरविंद केजरीवाल नहीं होते तो परिणीति चोपड़ा, इनके मुंह पर, आगे की शब्द नहीं बोलूंगा, खराब शब्द हैं, लेकिन कभी मिलती नहीं। विश्वासघात क्या होता है ये राघव चड्ढा ने दिखा दिया। और भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्या कर रही है। कांग्रेस के नेता ले आओ, आम आदमी पार्टी के नेता ले आओ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए दरी बिछाई थी, वो बेचारे बाहर से आए हुए नेता जो मतलब बीजेपी को गाली बकते थे, उनके लिए चाय पानी लेकर आ रहे हैं। यही है राजनीति। मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट करके अपनी बात को मेरे साथ में समर्थन दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।